एक आम क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उस नॉर्मल सीक्वेंस को मुझे कई बार तोड़ना होता है। तोड़ने की एक ही वजह होती है, पहला कि टाइम का बेटर मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आपके पास उतना टाइम हो सकता है ना हो, बट आप कम से कम टाइम में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ डीपेस्ट लेवल पे चीजों को करना चाहते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज में आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जो फाइनल आंसर आना चाहिए, कभी भी अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो फाइनल आंसर हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आना चाहिए। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत स्पेशल काम अपन को नहीं करना होगा, तो उस स्पेशल काम को मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे करना है। फिलहाल तुम्हें दिमाग में केवल इतना रखना है कि इतना लगाने में कई बार हो सकता है फाइनल आंसर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ना आए, तो उसको एनीवे हम लोग कन्वर्ट कर ले जाएंगे केवल और केवल कॉमन सेंस के बेसिस पे। So once again a very warm welcome to all of you and I hope that you guys are doing absolutely fantastic. So बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें अलजेब्रा कैसे कैसे होती है, कॉन्जुगेट के कंसेप्ट को भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, मॉडुलस के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था और बहुत बेहतरीन बेहतरीन हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स पे आधारित थे। बाय द वे लेक्चर नंबर 2 के शुरुआत में वही सारी चीजें थोड़ी सी कंटिन्यू हुई और हम लोगों ने जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन देखे जो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा पे आधारित होते थे। लेक्चर नंबर 2 जाते जाते हम लोगों ने मॉडुलस को थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ा, मॉडुलस की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह की। हम लोगों ने कॉन्जुगेट को थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ते हुए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने कवर किया और उसके बाद आर्गुमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन अपना बच्चा लेक्चर नंबर 2 में हुआ था। हमने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट के आधार पे आर्गुमेंट को डिसाइड कैसे करना होता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन उठा के मैंने आप लोगों को समझाया था कि आर्गुमेंट को निकालने का प्रोसेस क्या होता है। आज की लेक्चर में बच्चा हम लोग आर्गुमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को करने वाले हैं, उन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ एक और भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आर्गुमेंट के कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। उसके अलावा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ-कुछ बातें करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आयलर फॉर्म्स आता है। पोलर फॉर्म, आयलर फॉर्म की एग्जाम में क्या उपयोगिता है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा बच्चा आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 को बिना किसी डिले के साथ शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपके पास 1000 वजह होगी चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सारा का सारा बच्चा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ-कुछ अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, तो वो अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, ये सारा कुछ यूट्यूब के एल्गोरिथम की रहमो-करम पे हो जाएगा। और बेटा किसी के भरोसे मत बैठो, यदि आपको अपना करियर अच्छे से बनाना है, अच्छी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको कुछ को खुद को अपडेट करना है, तो इस चैनल से बेहतर जगह कोई भी नहीं हो सकती। शुरू करते हैं बच्चों हम लोग आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले मैं एक छोटी-सी बात बोलूँगा कि लास्ट वाली क्लास में भी हम लोगों ने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को भी किया था, आज आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ को करने वाले हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर के आयलर्स फॉर्म पे आधारित होता है। अब आयलर फॉर्म तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, फिर भी सर हम इन प्रॉपर्टीज को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर हम चैप्टर में एक कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो अब देखो शॉर्ट टाइम में पूरे डिटेल और पूरे डेप्थ में हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है। अगर मैं बिल्कुल किताबी तरीके से चलूँगा, तो इतने टाइम में उस डेप्थ पे चीजें नहीं कवर हो पाएंगी जिस डेप्थ पे हम लोग कवर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं की जो किताबों का जो सीक्वेंस होता है, जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है, जैसे एक आम क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उस नॉर्मल सीक्वेंस को मुझे कई बार तोड़ना होता है। तोड़ने की एक ही वजह होती है, पहला कि टाइम का बेटर मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आपके पास उतना टाइम हो सकता है ना हो, बट आप कम से कम टाइम में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ डीपेस्ट लेवल पे चीजों को करना चाहते हैं। तो मैं एज ए टीचर अपने एंड पे इस लग्जरी को लेता हूं कि थोड़ा बहुत मैं चैप्टर का सीक्वेंस चेंज कर दूं,
और चैप्टर को एक मैं सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने के चक्कर में कई बार मुझे टॉपिक को थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है। हालांकि इतना आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा चैप्टर यदि आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इस 4 लेक्चर की सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं 4 लेक्चर्स लेने वाला हूँ। इस 4 लेक्चर की सीरीज में इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ जेईई मेन एंड एडवांस, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज के सिमिलर दिखती है। अब सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर मैं सिंपल वे में लिखना चाहूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, अब जैसे आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ A इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसकी पावर n का आर्गुमेंट क्या होगा? तो इसकी पावर n का आर्गुमेंट होगा n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 के बराबर होगा। यदि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता, लेट से मैंने आपसे बोला कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, तो आपको याद होगा log ऑफ A अपॉन बी log A माइनस log B के बराबर होता है। उसी के सिमिलर ये भी प्रॉपर्टी कुछ आती है, दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। तो बेटा ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज में आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जो फाइनल आंसर आना चाहिए, कभी भी अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो फाइनल आंसर हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आना चाहिए। अच्छा, फाइनल आंसर को माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाने के लिए कोई बहुत स्पेशल काम अपन को नहीं करना होगा। तो उस स्पेशल काम को मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे करना है। फिलहाल तुम्हें दिमाग में केवल इतना रखना है कि इतना लगाने में कई बार हो सकता है फाइनल आंसर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ना आए, तो उसको एनीवे हम लोग कन्वर्ट कर ले जाएंगे केवल और केवल कॉमन सेंस के बेसिस पे। हालांकि कई सारी किताबों में इसी में आगे 2 के पाई, इसमें भी 2 के पाई, इसमें भी 2 के पाई एडेड होता है, बट वो कॉमन सेंस वाली बात है। तो फालतू में मैं सारी प्रॉपर्टीज में 2 के पाई को ऐड कर करके मैं बच्चा प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं इसी आधार पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। अब जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए मैं आर्गुमेंट को इस बार मैं डिग्री में दे रहा हूं। मान लीजिए उसका आर्गुमेंट लेट से 150 डिग्री के बराबर था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z2 है, उसका आर्गुमेंट मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं कि लेट से नेगेटिव ऑफ 70 डिग्री के बराबर था। ठीक है ना, नेगेटिव 70 डिग्री के बराबर। अब मैंने आपसे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये बता दो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना होगा। तो आर्गुमेंट Z1 स्क्वायर मतलब बेटा ये सेकंड प्रॉपर्टी पे आधारित हो गया। आर्गुमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर का मतलब होगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 150 डिग्री के बराबर है। आप 300 डिग्री इसका आर्गुमेंट लिखोगे। बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा बच्चा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 300 डिग्री में लिख ही नहीं सकता था, ये 180 से बड़ा है। तो 300 के इक्विवेलेंट कौन सा एंगल होगा जो -180 से +180 के बीच में होगा, उस एंगल को फाइनली तुम्हें लिखना है। और बेटा इसको देखना कितना आसान काम होता है, ये बात आप समझना कि जैसे अगर मान लो यहां से लेकर के यहां तक आपका 180 होता है, आगे जाओगे 270 हो जाएगा, तो 270 से भी आगे हम लोग 30 डिग्री चल चुके हैं, तभी तो 300 हुआ होगा। अभी मैं आपसे पूछूं टोटल एंगल कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा टोटल एंगल ये 300 होगा। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये चौथे वाले क्वाड्रेंट में है। तो अब चौथे वाले क्वाड्रेंट में क्या होता था, आप आर्गुमेंट को उल्टा नापते थे। अगर उल्टा एंगल का मैग्नीट्यूड देखते हो तो 60 डिग्री आता है, बट चूंकि एंगल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हो, इस वजह से यहाँ पे आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर को लिखेंगे माइनस ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे, जिसको बच्चा लिखा जा सकता था बेसिकली हमने 300 में से 360 डिग्री हमने अगर हटा दिया तो माइनस ऑफ 60 डिग्री अपना आर्गुमेंट आ जाता है। और इसी वजह से किताबों में कई बार जब फॉर्मूला लिखा होता है तो इन सारी प्रॉपर्टीज में
वो 2 के पाई ऐड कर देता है। अब बेटा किसी भी एंगल में पाई का 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करने के बाद आपको सेम एंगल मिलता है। जैसे 30 डिग्री और 390 डिग्री सेम है, समझे ना? 120 डिग्री और 120 माइनस 360 डिग्री सेम है। तो ये 2 के पाई किताबों में क्यों ऐड किया जाता है कि जिससे कि फाइनल आंसर को -180 से +180 के बीच में मैं ला पाऊं। बट यदि आपको यहाँ पे 2 के पाई नहीं याद है तो भी परफेक्ट तरीके से आपका काम चलेगा, कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। क्योंकि बेटा अगर आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को हमेशा लिख पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल में और लिखता हूं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ आयोटा Z2 अपॉन Z1 मैंने बोल दिया। अब इसका आर्गुमेंट बता दो। इसका आंसर बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी खाली है। तो न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा Z2 है, डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो Z1 की जगह आयोटा Z2 लिखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो जाएगा। यस और नो? इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी लगा दो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, सो दिस विल बिकम आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 था। यस और नो? अब सवाल में जो जो डेटा दिया सारा डेटा हम लोग फीड कर देते हैं, ठीक है ना? आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो सारा कुछ डिग्री के फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। Z2 का आर्गुमेंट माइनस ऑफ 70 डिग्री दिया है तो माइनस ऑफ 70 डिग्री हमने लिख दिया। माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑफ 150 डिग्री दिया है, ठीक है ना? तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 20 प्लस 20, 20 माइनस 150 माइनस ऑफ 130 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चा यही फाइनल आंसर होगा। माइनस 130 डिग्री का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दिया था आयोटा Z2 अपॉन Z1, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दिया था आयोटा Z2 अपॉन Z1, वो बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट का सॉरी वो बेसिकली आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा। भाई अगर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता तो -90 से 0 के बीच में आर्गुमेंट होता, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होता तो -180 से -90 के बीच में होता। ये नंबर -180 से -90 है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा Z2 अपॉन Z1 था वो बेसिकली कोई तीसरे क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये आर्गुमेंट की सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजी है और ये 100% हमसे एग्जाम में होना चाहिए और बहुत कॉमन तौर पे बेटा इसका सवाल भी एग्जाम में देखा जाता है। अब जैसे बच्चा छोटी मोटी एक मिस्टेक और करता है, मैं एक बहुत छोटी सी बात मैं लिखता हूं। मैंने आपसे थर्ड नंबर पे पूछ लिया, ये बता दो कि आर्गुमेंट ऑफ -Z2 कितना होगा। अब बच्चा दुनिया भर की फालतू की प्लानिंग करता रहता है कि सर ये कर ले, वो कर ले, प्लॉट कर ले, दुनिया भर की बकवास मारता है। तुम सिंपल वे में देखो, यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। हाँ या ना? तो सिंपल तरीके से सोचो भाई, दिस विल बिकम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। -1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना? अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो उसका 0 होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा उसका 180 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आयोटा इंटू सम पॉजिटिव रियल होगा 90 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इंटू सम नेगेटिव नंबर होगा तो -90 होगा। तो समझ में क्या आता है कि आर्गुमेंट ऑफ -1 180 डिग्री हो गया और ये आपका लिखा था 150। 180 प्लस 150 330 डिग्री आ गया, ठीक है ना? अब 330 को क्या लिखोगे? 330 मतलब ये बेसिकली इसी फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो 330 एंगल को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल सेम लॉजिक है, आप चाहे -360 उसमें से हटा दो तो इस प्रॉब्लम का आंसर -30 डिग्री आ जाता है। -30 डिग्री आ जाता है। तो बच्चा थोड़ा सा कंसेप्ट को सही तरीके से सोचना भी हमें सीखना है, बाकी कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में कुछ एक और हम लोग आर्गुमेंट के क्वेश्चंस को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा जेईई मेन 2023 का आया हुआ सवाल है।
यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ा अजीबोगरीब तरीके से डिफाइन किया जा रहा है और अल्टीमेटली अपन से उसका आर्गुमेंट ही z1 का पूछा गया है। सही मामले में देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणा भाग पे आधारित हो गया। भाई अगर हम z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल ले जाएंगे तो उसका आर्गुमेंट निकालने में कहीं पे भी कोई भी तकलीफ अपन को नहीं होने वाली। तो Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग निकालते हैं। Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 1 प्लस आयोटा Z का होल आयोटा इंटू Z बार लिखा है कि Z का होल बार लिखा है, बट चलो ठीक है। मैं आयोटा टाइम Z बार करता हूं तो 1 माइनस आयोटा हो गया। डिवाइड में कितना लिखा है? Z बार का मतलब 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। माइनस में क्या लिखा है? 1 माइनस Z। 1 माइनस Z का मतलब ये हो जाएगा प्लस में हाफ हो जाएगा। अब बच्चा एक बात आप लोग समझना, ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं करना है, केवल गुणा भाग करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करो, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से हम लोग ये देखते चले आ रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणा भाग जोड़ने घटाने में पूरा विश्वास, पूरा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। तो यदि हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका आर्गुमेंट आपको 3 पाई/4 मिलेगा। मतलब ये बेसिकली डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको फर्दर आप मैनिपुलेट करोगे। तो एग्जाम में देखो बेटा, ऐसे टाइप के सवाल भी हमें देखने को मिले हैं जहां पे सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को दिया था, बोला z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दो, और वो निकालने के बाद में उसका आर्गुमेंट निकाल दो। यही अगर एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करूं, जेई मेन का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन इस पे आया था 2024 में। मतलब अधिकतर बच्चों ने इसको गलत किया था, और आप वो सोचोगे कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने पे आधारित है। आप एक बार चाहे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करना, और बहुत फेयर चांस बनता है कि आपका भी इस वाले प्रॉब्लम में आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आने की वजह बहुत सिंपल है कि बच्चा बहुत ज्यादा सोच ही नहीं रहा है। जैसे मैं पहले लिखता हूं कि गलत वाला सोल्यूशन क्या होता है, तो रॉन्ग वाले सोल्यूशन के नाम पे बच्चा ये बोलता है कि सर हमें आर्ग्यूमेंट मॉडुलस निकालना था, क्या बड़ी बात है भाई, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दे। तो बच्चा क्या बोलता है कि अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे रियल वाला पार्ट 2 के बराबर है तो 4 हो गया, और इमेजिनरी वाला पार्ट मतलब आयोटा का कॉफिशिएंट -2 tan of π/8 है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका 4 इंटू tan स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 5π/8 आ जाएगा। बात समझे? 4 बाहर आ गया, 2 हो गया, नीचे अंदर में क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसको बच्चा लिखता है सेक स्क्वायर 5π/8। फिर गलती से क्या लिख देता है कि 2 इंटू सेक ऑफ 5π/8 आंसर होगा, बोलता है कि सर ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब डी वाले ऑप्शन में देखो खराबी क्या है, अब तुम थोड़ा सा लॉजिक समझना यहां से गड़बड़ क्यों हो रहा है। ये बताओ, π/8 एंगल आपको पता है 22.5 होता है, उसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 22.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112.5 डिग्री एंगल ये बनेगा। यदि आप आंसर मान लो गलती से आप लिख देते 2 टाइम्स सेक ऑफ 5π/8, अगर आप ये आंसर लिखते तो बेटा 5π/8 आपका कितना है? 112.5 है। 112.5 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक या कॉस दोनों ही निगेटिव होता है, केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे यदि आप आंसर ये लिख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो निगेटिव है, मतलब ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो निगेटिव है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इस वजह से बेटा ये वाला सॉल्यूशन आपका गलत हो जाता है। सबसे बेटर वे क्या होगा? सबसे बेटर वे यही होगा कि सर ये जो वाला एंगल है इसको किसी एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर दो तो सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से अगर आप डायरेक्ट इसका आर्गुमेंट भी निकालते हो तो उसमें इसी वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत होती है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे अप्रोच क्या है कि 112.5 डिग्री तो ऐसा एंगल है जहां पे आर्गुमेंट में भी हाथ जलने का चांस है और मॉडुलस में भी हाथ जलने का चांस है, तो इसको सर छोटे एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर दो। अब बेटा 180 में से हम इसको, ये 5π/8 था, सॉरी, 180 में से इसको मान लो मैं हटाता हूं तो 180 माइनस 5π/8 कितना होगा?
ये ऑब्वियस सी बात है आपका 3 पाई/8 बनेगा, और 3 पाई/8 आपका 3 इंटू 22.5, ये 67.5 होता है, जो कि एक एक्यूट एंगल होता है जहां पे कोई लफड़ा जनरली नहीं आ सकता। तो प्रॉब्लम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जेड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसको आप लिखो 2, 5 पाई/8 की जगह आप लिखो 180, 180 माइनस 3 पाई/8, ठीक है ना। 5 पाई/8 की जगह आप क्या लिखो, 5 पाई/8 की जगह आप लिखो 180 माइनस 3 पाई/8 लिख दो, ऐसा लिखा जा सकता है। और बेटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो लिहाजा ये जो माइनस आयोटा था ये आपका हो गया प्लस आयोटा, और अंदर आपका बन गया 2 इंटू टैन ऑफ 3 पाई/8। अब बेटा तुमसे कोई गलती चाह के भी नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर मैं सवाल यही दे देता तो कोई बंदा गलती ही ना करता। अब बंदे को पता है कि यहाँ पे मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस विल बी इक्वल टू, फिर से वही लॉजिक, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर 3 पाई/8, यस और नो। 4 को बाहर लिया, 2 आ गया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर 3 पाई/8, सेक ऑफ 3 पाई/8 आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट है, ठीक है। आर्गुमेंट में भी गलती नहीं हो सकती, क्यों, ये एक पॉजिटिव नंबर है, tan में पहले पहले क्वाड्रेंट का एंगल एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक नेगेटिव, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब z वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पहले क्वाड्रेंट में आप अल्फा निकालते थे, याद है ना, अल्फा क्या होता था, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। सो 2 इंटू टैन ऑफ 3 पाई/8 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी 3 पाई/8 के बराबर आ रही है, क्योंकि z आपका पहले वाले क्वाड्रेंट को बिलोंग करता था, इस वजह से आर्गुमेंट ऑफ जेड अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर इसको सही करना था क्या तरीका था, अगर मान लो ऐसे ही करते, अगर इसको आपको करेक्ट करना होता, तो करेक्ट मेथड क्या था बेटा, ये लिखने के बाद में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है, एक्स के बराबर नहीं होता, तो आंसर आप लिखते 2 टाइम्स मॉड ऑफ सेक ऑफ 5 पाई/8 लिखते। बात समझे, मान लो इसी फॉर्म में आंसर लाना था। अब हमें पता है कि एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का मॉड कैसे खुलता है, -2 इंटू सेक ऑफ 5 पाई/8, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बट अब ये किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें फिर से क्या करना था, 5 पाई/8 की जगह पाई माइनस 3 पाई/8 रखना था, सेक ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा के बराबर होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये मैच होने लगता। बट इसमें ऑब्वियस सी बात है, फिर इस हिसाब से आर्गुमेंट निकालने में हमें तकलीफ होती, हालांकि वो भी तकलीफ नहीं होती अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है तो, ठीक है ना। बट चलो ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बेटर बात ये कि ऑब्ट्यूज एंगल था, इसको एक्यूट में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि चीजें ज्यादा इजी गोइंग तरीके से होंगी। तो दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम वे बैक इन जेईई इन 2024, और बहुत सारे बच्चों से ये वाला सवाल बेटा गलत भी हुआ था, बट होपफुली आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब बेटा अल्टीमेटली हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आयलर पोलर फॉर्म क्या होता है। कुछ भी करने के पहले एक चीज आप मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम्हें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट दोनों चीजें आती हैं। मॉडुलस क्या होता था, सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। मॉडुलस को कई बार हम लोग स्मॉल आर के तौर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कई बार मॉड ऑफ जेड भी लिखते हैं। आर्गुमेंट क्या होता था, ये वाला एंगल थीटा होता था। आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पहला दूसरा तीसरा चौथा किस क्वाड्रेंट में है, उस आधार पे बेटा हम लोग आर्गुमेंट को लिखते थे। ये बात समझ में आती है। अब जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात में पूछता हूँ, छोटी सी बात आप समझिएगा यार, ये वाला डिस्टेंस बेटा आप लोगों ने आर बोला है, ये वाला डिस्टेंस आपने आर बोला है, जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ये वाला एंगल आप लोगों ने थीटा बोला है। तो यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। फिजिक्स में ऐसा बहुत करते हो, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एनीवे कॉस ऑफ थीटा ले लो, तो ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। यदि मैं आपसे ये पूछूं ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ये वाला लेंथ आपका होगा आर साइन थीटा। और बेसिक फंडा आपको क्या पता है, बेसिक फंडा पता है कि इसी को तो आप वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस या फिर पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस।
और यही जो r cos थीटा हमने लिखा है, इसी को तो बच्चा आप x बोलते थे। आमतौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते थे? आमतौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आयोटा y लिखते थे। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, समझे ना? अगर इसी को मान लीजिए हमें r एंड थीटा के फॉर्म में लिखना था, तो कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता यहाँ पे x की जगह r cos थीटा लिखने से और y की जगह r sin थीटा लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब r को अगर हमने कॉमन ले लिया, तो ये cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और बेटा इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती यदि अपना मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत है। और आप सोचिए, मॉडुलस में तो इन्हीं में कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वो तो ओरिजिन से डिस्टेंस ही लिखना है, वो तो कोई गलती नहीं करेगा। आर्गुमेंट में मैं मानता हूं गलती हो सकती है, बट उसमें भी कितना बेहतरीन लेवल का सवाल हमने जो पहला सवाल आर्गुमेंट का उठाया था वही दमदार था। याद है जिसमें tan में आई थिंक मैंने 22.5 डिग्री को यूज किया था और 4 क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे थे। लास्ट लेक्चर में जब आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस किया था तो पहला सवाल ही बड़ा अच्छा था। उससे बेहतरीन कोई सवाल बन नहीं सकता। तो अब मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दूं और मैं बोलूं उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपको दो ही चीज पे बेटा फोकस रखना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पे और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पे। एक छोटा सा सवाल मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। मैंने बोला अच्छा ही सवाल लिखूंगा, बहुत इजी तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर z था, z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आपका √3+1, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस √3 के बराबर था। मैंने बोला इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पोलर फॉर्म बता दो, क्या होगा इसका पोलर फॉर्म। तो बेटा देखो, पोलर फॉर्म में हमेशा दो स्टेप्स लगाने होते हैं। स्टेप नंबर 1, r की वैल्यू को लिखना है r, जो कि इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल वाले पार्ट का होल स्क्वायर। रियल वाला पार्ट आपका √3+1 है, तो √3+1 का स्क्वायर, जो जो भी आयोटा का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 1 माइनस √3 है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना तो मजाक है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो r की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर ऐड कर दो, 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा। तो आपकी r की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 + 1 4 × 2 8, r की वैल्यू 2√2 आ रही। पहला काम हो चुका है, ये पहला काम करना है। सेकंड काम बेटा आर्गुमेंट करना है। आर्गुमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये बता दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है। √3+1 निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव है। √1 माइनस √3 निश्चित तौर पे एक नेगेटिव नंबर है। 1 माइनस √3 निश्चित तौर पे एक नेगेटिव नंबर है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी एक बात हमें पता लग रही, कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, वो किसके बराबर होता था? वो होता था माइनस ऑफ अल्फा के बराबर। जहां पे अल्फा क्या होता था, याद है बेटा? अल्फा हम लोगों ने हमें हमेशा ऐसे डिफाइन किया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो इसको अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y का मतलब 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। अब ये निगेटिव नंबर है, मॉड को अगर हम हटाते हैं तो आपका हो जाता है tan इनवर्स, तब 1 माइनस √3 निगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 या √3+1 लिख दो, दोनों बातें बराबर है। अब बेटा ये tan में 15 डिग्री की वैल्यू होती है, ये tan में 15 डिग्री की वैल्यू होती है। याद करो साइन ऑफ 15 क्या होता था? साइन ऑफ 15 आपका होता था √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये सब पढ़ा चुका हूं। cos ऑफ 15 क्या होता था? √3 + 1 अपॉन 2√2। आता कैसे था?
साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ए की जगह 45 और बी की सॉरी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ए की जगह 45 और बी की जगह 30 डाल दो, ठीक है ना। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दिया तो tan ऑफ 15 कितना आता था, वो आपका आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 के बराबर आ जाएगा। बाय द वे इसी चीज को रैशनलाइज करने पे ये वैल्यू 2 - √3 के बराबर भी आती थी। रैशनलाइज कैसे करते थे, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 2, सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये 15 डिग्री आता है, 15 डिग्री को बाय द वे हम लोग π/12 रेडियन लिखते थे। अब कहानी खत्म। ये बहुत अच्छा सवाल है, फिर भी कहानी देखो कितनी आसानी से हो रही है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, कहने का मतलब ये है, ये जो भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं r टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। r की जगह बच्चा हमने 2√2 निकाला है, तो यहाँ पे हमने लिखा ये आपका हो जाएगा 2√2 cos ऑफ π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 हम लोग लिख सकते हैं, और ये इस बेटा प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है। ये जो बहुत गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई 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 भाई, मिस हो गया, मिस हो गया। आर्गुमेंट माइनस अल्फा के बराबर था, तो आर्गुमेंट ये तो हमने अल्फा निकाला, थीटा की जगह माइनस अल्फा लिखना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी एक नेगेटिव हो जाएगा, ये मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको बेटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर, क्योंकि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है ना, तो आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। तो r टाइम्स कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस अल्फा के बराबर आपका आंसर होगा। r की जगह हमने रखा 2√2, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है, अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री है, तो ये हो गया। साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा के बराबर होता है माइनस साइन π/12 हो गया। और ये बेटा जो हमने लिखा है, ये इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका आ गया, जिस नए तरीकों को बाय द वे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलर फॉर्म बोल रहे हैं। एक छोटा सा वेरिफिकेशन आप करके देखना, यहाँ पे हमने साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू लिखी है, साइन π/12 कॉस π/12। इस वैल्यू को तुम यहाँ पे डालो, 2√2 को अंदर लेके जाओ, और तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें फिर से यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने लगेगा। समझे ना। तो पोलर फॉर्म में किसी भी कीमत पे मिस्टेक नहीं हो सकती, यदि हमने आर्गुमेंट एंड मॉडुलस को सही तरीके से निकाला है। पोलर फॉर्म के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा काम हुआ, जिस काम को एक मैथमेटिशियन आयलर ने किया था, और वो काम रेवोल्यूशनरी क्यों था, उसकी पूरी वजह आप समझ सकते हो, और पूरी वजह समझने के बाद आप भी अप्रिशिएट करोगे कि आयलर ने जबरदस्त काम किया। तो आयलर ने एक बात को प्रपोज किया, उस बात को सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आयलर ने सिंपल सी एक बात बोली, जिसको हम लोग आयलर्स आइडेंटिटी के नाम पे जानते हैं। उन्होंने बोला कि अगर e टू द पावर आयोटा अल्फा है, बहुत ध्यानपूर्वक बेटा मेरी बात को सुनिएगा, ये चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट सा पोर्शन। अगर e टू द पावर आयोटा अल्फा है, तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के बराबर होता है, और इस बात को हम लोगों ने जाना, दिस इज कॉल्ड द आयलर्स आइडेंटिटी। इस बात को हम लोगों ने क्या जाना, इस बात को हम लोगों ने जाना, दिस इज कॉल्ड द आयलर्स आइडेंटिटी। मतलब अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू तुम डालोगे, एलएचएस आरएचएस हमेशा मैच करेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे, ये हमेशा वैलिड करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। जैसे साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक आइडेंटिटी है, तो थीटा की जगह कोई भी वैल्यू तुम डालोगे, हर हालत में साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो इस चीज का नाम बोला गया आयलर्स आइडेंटिटी। क्या नाम इसका बोला गया, इसका नाम बोला गया आयलर्स आइडेंटिटी। अब ये सबसे पहला तो ये होता है कि उन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया होगा, क्योंकि जब तक इसका हमें आधार नहीं पता होगा, तब तक हम कैसे करेंगे।
तो बेटा इस आइडेंटिटी को प्रूव करने का बहुत सारा मेथड है। हम साइन कॉस का एक्सपेंशन लगा के भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपने लिमिट वगैरह के चैप्टर में पढ़ा होगा। ई टू द पावर आयोटा अल्फा का एक्सपेंशन लगाओ, साइन कॉस का एक्सपेंशन लगाओ। बट जो मेथड मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है वो मेथड बेटा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड। अब ये जो डिफरेंशियल, अब हालांकि किताबों में सिंपली आइडेंटिटी को दे दिया जाता है, को बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, ये आइलस आइडेंटिटी, इसको तुम्हें याद करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड क्या होता है, अब जो 11वीं का बच्चा है हो सकता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो समझने में, बट चूंकि इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना जरूरी है, अदरवाइज हम इसकी तह तक नहीं जा सकते, इस वजह से मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं। तो आयलर ने क्या काम किया, उन्होंने बोला कि भाई ये जेड ई टू द पावर आयोटा अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दुनिया में हर एक नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब कुछ ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता ई टू द पावर आयोटा अल्फा, या एक काम करते हैं या और सिंपल तरीके से लिखते हैं, मैंने बोला एक कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा निश्चित तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इतना तो आपको साफ साफ दिख रहा है। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ई टू द पावर आयोटा अल्फा के बराबर आती। अब आयलर महाराज ने बोला क्या, दोनों साइड में अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका ये बन जाता है बेटा डी जेड अपॉन डी अल्फा। हमें अभी फिलहाल नहीं पता ये ई टू द पावर आयोटा अल्फा होता है कि नहीं होता है, हमें वो प्रूफ करना है, समझे ना। तो डी जेड अपॉन डी अल्फा कॉस, अब इतना तो सबको पता है, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन अल्फा होता है, आयोटा साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। फिर उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई। उन्होंने बुद्धि क्या लगाई, ये जो चीज आई है ना, इसको मैं जेड के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ये जो चीज आई है ना, इसको मैं जेड के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो उन्हें दिमाग क्या लगाया कि यार यहाँ पे कॉस अल्फा का कॉफिशिएंट 1 है, हमें भी कॉस अल्फा का कॉफिशिएंट किसी ना किसी हिसाब से 1 करना होगा, तो उसके लिए यहां से आयोटा को कॉमन लेना पड़ेगा। यस और नो। तो अगर यहां से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया तो ये तो सिंपली आपका कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा। और बेटा आयोटा तो यहाँ पे था नहीं, बट अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आयोटा था, कैसे था, ये जो -1 यहाँ पे बना है, इस -1 की जगह निश्चित तौर पे हम लोग आयोटा स्क्वायर लिख सकते थे। तो सर आयोटा तो टेक्निकली वहां पे भी है। तो जब आपने आयोटा को कॉमन लिया तो कॉस अल्फा बचा, और ये आपका क्या बच जाएगा, प्लस आयोटा साइन अल्फा बच जाएगा। इसके पीछे हम लगे क्यों है, क्योंकि यही बात हमें पता है जेड के बराबर है। अब ये बेटा आपका बन गया, मतलब डी जेड अपॉन डी अल्फा जो होगा वो आयोटा टाइम्स जेड के बराबर होगा। और ये अगर देखा जाए तो सबसे इजी लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। भले डिफरेंशियल इक्वेशन सुनने में 11वीं के बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ड्रॉपर वालों को तो इन्हीं में, 12 के बच्चे को इन्हीं कोई दिक्कत नहीं होती, बट इस लेवल के डिफरेंशियल इक्वेशन को हर बंदा फिजिक्स में भी सॉल्व करता है, केमिस्ट्री में भी सॉल्व करता है। तो भाई z को इधर ले आओ तो आपका हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा इंटू डी अल्फा हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा लॉन ऑफ जेड। अब आयोटा तो कांस्टेंट है, मतलब आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है ना भाई, तो अल्फा के रेस्पेक्ट डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, आयोटा अल्फा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे निकालना होता है, देख बेटा, इसी चीज को एक बार आप थोड़ा सा देखो, और एक बात यहां पे आप लोग ऑब्जर्व करो कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर है तो जेड कितना है। अगर अल्फा बच्चा 0 के बराबर है तो यहाँ पे 0 डालोगे, कॉस ऑफ 0 1 होगा, साइन ऑफ 0 0 होगा, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यदि अल्फा 0 के बराबर है तो जेड हमेशा 1 के बराबर था। इसका उपयोग क्या है, इसको यहीं पे रख के हम सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था उसमें हमने जेड की जगह 1 डाला, अल्फा की जगह हमने 0 डाला, सी हमें निकालने की कोशिश की। लॉन ऑफ 1 0 होता है, आयोटा इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। यानी सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि लॉन ऑफ जेड जो होगा ई टू द पावर, सॉरी, लॉन ऑफ जेड जो होगा वो आयोटा टाइम्स अल्फा के बराबर होगा। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, जेड की वैल्यू आ जाती है ई टू द पावर आयोटा अल्फा, जो कि बेटा आयलर्स आइडेंटिटी का एक बहुत बेहतरीन सा प्रूफ है।
और ये प्रूफ ऑफनली लोग मिस करते हैं, पता नहीं क्यों मिस करते हैं, मुझे ये बात नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बच्चों को क्लास में हमेशा प्रूफ बताना चाहिए। और इससे कई सारा, ऐसा नहीं बताने के लिए कोई चीज मैं बता रहा हूँ, इससे कई सारा फायदा होता है। अब जो बंदा इस लेवल पे प्रूफ कर चुका है, उस बंदे को एक बात पता है कि भाई यानी आइलर्स आइडेंटिटी में कॉस अल्फा होना चाहिए और आयोटा के साथ साइन अल्फा ही होना चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता था। यहाँ पे पूरी जद्दोजहद क्या मची कि अगर इसको हमें z के फॉर्म में लिखना है तो कॉस अल्फा का कोएफिशिएंट 1 लिखना है। तो इससे आप कभी किसी कंसेप्ट में गलती कर ही नहीं सकते हो। तो आयलर्स आइडेंटिटी z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा होती है, जो कि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के बराबर होती है। और ये आइडेंटिटी बेटा अल्फा की हर वैल्यू के लिए वैलिड होती है। अल्फा की जगह आप अपने मन से कोई भी नंबर, कोई भी एंगल डाल दोगे, इट डज नॉट इवन मैटर। ठीक है ना? और देखो, ये तुमने अब सीख लिया, अब तुम गलती भी नहीं करोगे। अदरवाइज इसमें छोटी मोटी बहुत गलतियां होती हैं, वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा। बट भाई अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझ लो तुम बहुत उससे बड़ी गलती कर रहे हो। आइलर्स आइडेंटिटी में गलती करो ना करो, वो तो मैं संभाल सकता हूँ कि तुम्हें मैं आइलर्स आइडेंटिटी के सवाल में गलती नहीं होने दूंगा। पर अगर तुमने चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं चाहे जितना संभालने की कोशिश करूंगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। अब इसी बात पे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम लोगों ने बोल दिया कि दिस इज कॉल्ड द आइलर्स आइडेंटिटी। ठीक है ना? अब जैसे छोटी सी बात हम लोग करते हैं। अरे यार क्या आ गया। अब एक बात, आप थोड़ी बहुत बातें और सीखिएगा। मतलब आइलर्स आइडेंटिटी क्या बन गई? ई टू द पावर आयोटा अल्फा में पहला टर्म कॉस अल्फा होना चाहिए, अगला टर्म होना चाहिए आयोटा इनटू साइन ऑफ अल्फा होना चाहिए। यदि बेटा मैं आपसे पूछूं, अब ये मेन आइलर्स आइडेंटिटी, अच्छा इसी चीज को कई बार याद करने के लिए लोग याद कर लेते हैं सिस अल्फा। मतलब अब तुम मत याद करना, सिस का मतलब कॉस प्लस आयोटा साइन होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? या तुम केवल सिस याद कर लो, कॉस प्लस आयोटा साइन होना चाहिए। इसी आइलर्स आइडेंटिटी में अगर मैं आपसे पूछूं कि ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? सर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो। या फिर दूसरी तरीके से बच्चा सोचता है अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दो, कोई भी काम कर लो तुम, चाहे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, चाहे अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दो, फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केसेस में आपका क्या आएगा? कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही होता है, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है? इनफैक्ट जैसे जब आप आईआईटी पहले सेमेस्टर में जाओगे तो इन्हीं दोनों चीजों को जोड़ के, इन्हीं दोनों चीजों को घटा के एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोसाइन का हाइपरबोलिक फंक्शन भी डिफाइन किया जाता है, जो यहीं से आता है। तो क्या सर आइलर्स आइडेंटिटी केवल आईआईटी पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में अपने काम आने वाली, आज के इसका कोई काम नहीं बेटा, बहुत बड़ा काम है। वो काम मैं आपको बताता हूँ, बट पहले वो सब मैं गलतियां आपको बताता हूँ जो आप लोग करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, मैंने बोला मान लो एक आपका लिखा है साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, बच्चे बोलते हैं ये भी ई टू द पावर आयोटा अल्फा होगा। क्यों होगा भाई? आयलर में पहले कॉस आना चाहिए, आयोटा के साथ साइन आना चाहिए, मतलब इसको हमें कॉस लिखना है, इसको हमें साइन लिखना है, दोनों का एंगल सर सेम होना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको, हम अगर कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कॉस 90 माइनस अल्फा लिख देंगे, प्लस आयोटा इसको हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चा हम साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा लिख देंगे। पहला कॉस है, दूसरा साइन है, इतना पर्याप्त नहीं है, दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल भी सेम था। समझे ना? तो इसी आयलर आइडेंटिटी में बेसिकली अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा डाला गया है। मतलब ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर बेटा यहां बीच में एक अगर निगेटिव होता मान लो, बीच में अगर एक निगेटिव होता मान लो, तो आप क्या बोलते? सेकंड वाले आइडेंटिटी में अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा डाला गया होगा। यस और नो? ठीक है ना? तो ये कहने का सेंस क्या है, सब छोटे मोटे वेरिएशन तुम्हें 100% पता होनी चाहिए। सर इसकी उपयोगिता क्या थी? उपयोगिता को समझने के पहले, जैसे मान लो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे काम करा रहा हूं, अब आप जिससे कि उपयोगिता को अच्छे से सीख पाओगे। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लिखा। मैंने बोला मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है,
जो 1 प्लस आयोटा रूट 3 के बराबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो कि मान लो 1 प्लस आयोटा के बराबर है। मैंने बोला इसको आयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देख बेटा कंसेप्ट क्या था, पोलर फॉर्म अभी हम लोगों ने किया था, उसको रिकॉल करो। पोलर वाले फॉर्म में क्या होता था, पोलर वाले फॉर्म में आप लिखते थे कि x प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप लिख सकते हो r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो। और अभी आयलन महाराज ने क्या प्रूव कर दिया कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पता है तो निश्चित तौर पे उसको हम आयलर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाय द वे इसी वाले फॉर्म को बोला गया, दिस इज कॉल्ड द आयलर्स फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो इसमें मैंने आपसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछ लिया, कन्वर्ट इन आयलर्स फॉर्म। जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत ही आसान बनेगा। कैसे? पहला वाला मान लो Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके r की वैल्यू 2 के बराबर है। पहले क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा 60 डिग्री होगा और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर है। Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका r कितना है, रूट ऑफ 2 के बराबर है। रियल वाला टर्म भी 1 है, आयोटा का कोएफिशिएंट भी 1 है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। इसका आर्गुमेंट कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 के बराबर है। यस और नो? तो Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी मैंने वही चीज आपको बताई थी, r टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। तो r का मतलब ये हो गया, r का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा, थीटा की जगह 60 डिग्री या पाई बाई 3 डाल दिया। Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जा सकता है, r का मतलब हो गया रूट 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। सर ये तो आपने एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बट इसका फायदा क्या है? ये तो चलो ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर, इसका फायदा क्या? अब फायदा अगले सवाल में आपको बताता हूँ। एक मैं छोटी सी चीज में आपसे बोलता हूं, मैंने बोला फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से हमने बोला Z1 स्क्वायर इंटू Z2, Z1 स्क्वायर इंटू Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो। आप बोलोगे सर ये हमें आता है, हम पहले Z1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें Z2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर क्या बड़ी बात होगी? बिल्कुल सही बात है, क्या बड़ी बात होगी? अच्छा जी, अब मैं Z1 स्क्वायर के बजाय मान लो लिख दूं मैं Z1 की पावर में 6। अब बताओ, अब सर थोड़ी बड़ी बात हो गई। सर Z1 को 6 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर Z2 से मल्टीप्लाई कर लेते, वहां तक तो काम चलने वाला था। बट अब इसमें सर ये तो पागलपन नहीं हो गया कि हमें Z1 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है फिर Z2 से करना है। और आइलर्स आइडेंटिटी यहीं पे आपकी हेल्प करती है। आइलर्स आइडेंटिटी बच्चे यहीं पे आपकी हेल्प करती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आइलर्स आइडेंटिटी ने देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आइलर्स आइडेंटिटी ने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और यदि इसने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो जो 7वीं छठी क्लास में हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी वैलिड होने वाली है। अभी मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने बोला कि सर Z1 की पावर 6 है, Z1 आप निकाल चुके हो तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 और इसकी होल पावर में 6 है। अगला वाला इंटू Z2 लिखा है, Z2 का मतलब लिखा है रूट 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 लिखा। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा दो। अब देखो, अब वो सारी बातें आपको पता है ना भाई। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर ए बी की पावर में n है तो ये a की पावर n इंटू बी की पावर n बनता है। a की पावर में n है, इसकी पावर में m है तो a की पावर mn हो जाता है। छोटी मोटी बातें ये है कि अगर a की पावर n अपॉन b की पावर n है तो इसको a अपॉन b का पावर n लिख देते हो। ऐसे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मान लो दोनों का बेस अगर सेम हो, a की पावर n इंटू a की पावर n m है
तो a की पावर n प्लस m हो जाता है। a की पावर n अपॉन a की पावर m है, तो a की पावर ये n माइनस m हो जाता है। तो ये मैंने कुछ ऐसा नई या कुछ अनोखी बात, कुछ अजूबी बात नहीं लिखी है। अगर आप अपने वो छोटे भाई बहन से पूछोगे जो अभी जूनियर क्लासेस में पढ़ाई कर रहा है, वो छोटा भाई बहन भी आपको बता देगा कि यार ये तो भैया हमें ही आता है, ये कौन सी बड़ी बात है। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज है। चूंकि आयलर फॉर्म ने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, छोटा बच्चा बोलेगा इंडिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इस वजह से इंडिसेस की बेटा सारी प्रॉपर्टीज भी वैलिड हो जाएंगी। अब यहां पे उस कैलकुलेशन को थोड़ा हम एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों। देखिए, एक नंबर 2 है, पावर में 6 है, तो एक तो बन गया 2 टू द पावर 6। अब e की पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर में 6 जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर में 6 जाएगा, 6 पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 बन जाएगा। अब अगले में तो देखो कोई पावर ही नहीं लिखा था, पावर लिख भी देता तो भी अपन को फर्क ना पड़ता। एक बात देखना, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब मान लो यहाँ पे मुझे बकैती मारने के लिए हमने बोल दिया यहाँ पे भी क्यूब था, ओ माय गॉड, अब तो सर नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पॉसिबल, और आयलर फॉर्म में अब क्यूब था, यहाँ क्यूब कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। सवाल को मैं और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला तो एक बनेगा √2 का क्यूब, √2 का क्यूब आपका 2√2 हो जाएगा, और दूसरा बेटा क्या बनेगा e टू द पावर आयोटा, 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई बाई 4 हो गया। अब देख, 2 की पावर 6 कांस्टेंट है, ये लिखा है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर में 7.5 हो गया। 7.5 का मतलब होता है 15/2, ये 2 का पावर। चाहो तो वापस आयलर आइडेंटिटी लगा दो, चाहो तो एक स्टेप और लिख लो। एक स्टेप और क्या लिख लें, e की पावर आयोटा 90 है, ये सेम बेस पे आयोटा 3 पाई बाई 4 है, और ये प्रॉपर्टी आपको पता है भाई, बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम होने के बाद में आपका पावर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, तो पावर को ऐड कर दो। तो पावर को अगर आपने ऐड किया तो 3 पाई बाई 4 प्लस 90, ठीक है, ये आपका बन जाएगा e टू द पावर आयोटा। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 90 प्लस 135, 90 प्लस 135 सही है ना, 135 प्लस 45 180 होगा, 180 प्लस 45 225 होगा। तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको जानबूझ के मैं इसे 225 ही मैं लिख रहा हूं, जिससे तुम्हें समझने में आसानी रहे। अब इसको लास्टली फिर से सॉल्व कर लो, तो एक आपका आ गया 2 की पावर में बेटा आ गया 15/2। अब देख, उल्टा भी लगाना आना चाहिए कि भाई अगर कई बार अगर तुम्हारा आंसर e टू द पावर आयोटा अल्फा आता है, और मान लो आंसर उन्होंने कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि e टू द पावर आयोटा अल्फा की जगह हम हमेशा 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 कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 225 डिग्री प्लस आयोटा टाइम्स साइन, अरे यार गलत लिख दिया भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था ना, तो कॉस ऑफ 225 डिग्री प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 225 डिग्री, इसको ऐसे लिखा जाता। अब बताओ इसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, ये तो स्कूल वाले भी नहीं पूछते इतना आसान। तो 225 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, 180 प्लस 45 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है, साइन भी निगेटिव होता है, तो ये भी -1/√2 आ जाएगा, ये भी -1/√2 आ जाएगा। तो इवेंचुअली आंसर कितना आ गया। अब जैसे और मान लो थोड़ा सही से लिखना होता तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, 2 की पावर 15/2 को अपन ऐसा कर लेते हैं, 2 की पावर में 7 इंटू √2 लिख देते हैं, और कॉस की जगह एक आपका 1/√2 आ गया और निगेटिव के साथ, और प्लस अगले वाले की जगह भी निगेटिव आयोटा अपॉन √2 आ गया। अब समझ रहे हैं ना भाई, √2 बाहर आके √2 को कैंसिल कर देता है, तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर आता है 2 टू द पावर 7 इंटू -1 निगेटिव आयोटा। ठीक है, प्रॉब्लम का फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया, ऐसे लिख लो, -2 टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस आयोटा, इसका फाइनल आंसर आ जाता है। इतना सो तो पेचीदा कैलकुलेशन इतनी आसानी से क्यों हो गया, क्योंकि आयलर्स फॉर्म ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की तुम्हें आजादी देती है। और ये आजादी उन सवालों में जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की गंदी गंदी पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, उनमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज भाई यहाँ पे Z1 की पावर 6 निकाल के मल्टीप्लाई करने में पसीने छूट जाते हैं। बात समझे? और इसी चीज को बेटा नाम दे दिया गया डिमायर्स थ्योरम। अब डिमायर्स थ्योरम एज सच तो कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये केवल एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हम लोग पिछली वाली स्लाइड में लगा चुके हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपका e टू द पावर आयोटा थीटा होता है, यदि इसकी पावर में n है। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाओ, ये e टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। वापस आइलर्स आइडेंटिटी लगाओ, ये सिस थीटा होता है, सिस थीटा का मतलब ये हो जाएगा, अब इस बार अल्फा की जगह एंगल एन थीटा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स एन ऑफ थीटा हो जाएगा। और इस चीज को हम बोल देते हैं डिमायर्स आइडेंटिटी, डिमायर्स थ्योरम बोल देते हैं। डिमायर्स थ्योरम के मतलब छोटे मोटे बहुत अपने आप में उपयोग है, जैसे ये सब कैलकुलेशन आपको करके दिखाया गया है ना। अब जैसे कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये लिखा है e टू द पावर आयोटा 3 थीटा लिखा है, पावर में 5 चढ़ाओगे e टू द पावर आयोटा 15 थीटा हो जाएगा। वापस आइलर्स को लगा दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है, ये भी आना चाहिए। और e की पावर आयोटा थीटा की जगह cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिखना आना चाहिए। तो यहां पे e की पावर आयोटा 15 थीटा बन गया, वापस कन्वर्ट कर दिया। cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा लिखा था, ये e की पावर आयोटा 2 थीटा लिखा है, माइनस में 4 है, मतलब e टू द पावर आयोटा -8 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। e की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होता था, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता था, तो थीटा की जगह 8 थीटा, बट यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसे अगला वाला सवाल है, ये ऑलरेडी क्या लिखा है, ये ऑलरेडी लिखा है e टू द पावर माइनस आयोटा इंटू 4 थीटा, बीच में नेगेटिव है, 4 थीटा इंटू 3 आपका 12 थीटा हो जाएगा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह 12 थीटा डाल दिया। सेम फैशन में अगला सवाल लिखा है। अगला सवाल क्या लिखा है, e टू द पावर आयोटा, ये लिखा है 7 थीटा, पावर और सॉरी माइनस माइनस आयोटा 7 थीटा -2, पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस होके आयोटा 14 थीटा हो जाएगा। ये e टू द पावर पॉजिटिव आयोटा इंटू 14 थीटा लिखा है, जो कि cos ऑफ 14 थीटा प्लस आयोटा साइन 14 थीटा बन जाएगा। तो देखिए ना कि अब आप सोचिए ना बेटा कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 5 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना होता, तब तो यार मतलब हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती। तो आइलर्स फॉर्म ने हमें वो आजादी दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर को डील करना उसने हमारे लिए मजाक बना दिया। यस और नो? ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल आया, ये बेटा आपका जेईई मेन 2026 का ही सवाल है। आप याद कीजिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो हम सवाल लगाते थे, वहां पे बेसिकली मॉडुलस का स्क्वायर का सम वगैरह पूछा जाता था, जो भी जेईई मेन एडवांस का सवाल था। यहाँ पे नहीं बोल रहे, यहाँ पे सोचो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है जेड में, कॉफिशिएंट कुछ भी है, इमेजिनरी या रियल है फर्क नहीं पड़ता, एक क्वाड्रेटिक है जेड में, और ये जो जेड में क्वाड्रेटिक है, इस जेड में क्वाड्रेटिक का निश्चित तौर पे 2 रूट आने वाला है। वो भाई रियल रूट आ रहा है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 रूट निश्चित तौर पे आने वाला है। हाँ या ना। अब बोला क्या गया कि इसके जो दोनों रूट्स हैं, एक रूट का नाम मान लो Z1 है, दूसरे रूट का नाम मान लो Z2, या फिर तुम अल्फा बीटा बोल दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। सवाल में बेसिकली तुमसे बोला क्या जा रहा है कि अगर दोनों रूट की पावर 8 का सम तुम्हें बताना था, दोनों रूट की पावर 8 का सम तुम्हें बताना था, मतलब जो इसका रूट में भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 8वां पावर तुम्हें निकालना पड़ेगा बेटा। कंसेप्ट को समझो, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। और फिर अगर तुम केवल सोल्यूशन रट रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता बेटा, क्योंकि ये सवाल आने वाला है दोबारा, जवाब है नहीं। और तुम सुन लो, मैं जो कराने वाला हूं कुछ भी नहीं आने वाला है सवाल, बट जो कंसेप्ट और थॉट प्रोसेस बता रहा हूं उसके बियॉन्ड
जेई मेन या जेई एडवांस चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कंसेप्ट तुम्हें पकड़ना है। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स पहले निकालते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी वैलिड होता है। अब तुम्हें याद आ रहा है लेक्चर 1 में अब इतना टाइम मैंने क्यों दिया था? अदरवाइज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता-करता पागल हो जाता, मेरा गला फट जाता और तुम्हारे कान तक आवाज नहीं पहुंचती। तो निकाल लेते हैं z की वैल्यू को। माइनस बी का मतलब हो जाएगा माइनस आयोटा रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 रूट 6, तो माइनस 6 माइनस 4ac। माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा ए का मतलब 1, ac का मतलब माइनस 3 प्लस 12 अपॉन में 2a, 2a का मतलब हो गया 2। तो रूट तो सर बड़ा अच्छा आ रहा है, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा आ रहा है। तो z की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? ये भी रूट 6 बनेगा, रूट 6 को कॉमन ले लो। एक तो बाहर आपका आ गया रूट 6 अपॉन 2 और ये प्लस माइनस लिखा हुआ है 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 और ये माइनस आयोटा रूट 6, एक रूट सॉरी उसको कॉमन ले चुके हैं ना, ये आ गया और ये मान लो z1 आ गया। दूसरा रूट z2 क्या होगा? दूसरा रूट z2 क्या होगा बेटा? रूट 6 अपॉन 2, समझे ना? यहां से तो हमने देखो रूट 6 को कॉमन लिया था, माइनस का साइन था तो माइनस 1 हो गया, और यहां से रूट 6 को कॉमन लिया था, माइनस आयोटा ही हो चुका है। हाँ या ना? अब चूंकि यहाँ पे रूट काफी आसान आया है, ये फैक्ट है, रूट काफी आसान है, हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको इसका पावर 8 निकाल के दिखा रहा हूं। इसका पावर मैं आपको 8 निकाल के दिखा रहा हूं, और इसका पावर 8 निकालने के पहले एक छोटा सा काम करते हैं। z2 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ रूट 6 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आयोटा आ गया। सही है ना? अब z1 की पावर 8, z2 की पावर 8 को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले मैं फोकस करता हूं, हाउ डू आई फाइंड z2 टू द पावर 8। तो बेटा बहुत इजी वे में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना? z2 टू द पावर 8 का मतलब हो जाएगा, इसकी पावर में बेटा 8 चढ़ाओ, तो इसकी पावर में 8 चढ़ाओगे तो रूट 6 की पावर में 8 मतलब 6 की पावर में 4 हो जाएगा। यस और नो? 6 की पावर में 4 हो जाएगा, तो 6 की पावर 4 मतलब आपका 36 इंटू 36 1296 आता है क्या? चलो ऐसे लिख देते हैं, 6 की पावर 4 अपॉन, और इसकी पावर में 8 चढ़ाओगे तो आपका हो जाएगा 2 की पावर में 8, और इनटू में हो गया 1 प्लस आयोटा की पावर में 8। अब सुनिएगा, एक छोटा सा बात आप समझो, जेई वालों ने बड़ी मेहरबानी आपके ऊपर कर दी भाई। 1 प्लस आयोटा की पावर 8 को मैं 2 तरीके से तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। पहला, हमने 1 प्लस आयोटा की पावर 8 निकालना था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मॉडुलस रूट 2 के बराबर है, आर्गुमेंट पाई बाई 4 है, तो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, पावर में सर 8 चढ़ा दो, रूट 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 बन जाएगा, और ये बनेगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू 8, 2 पाई बन जाएगा। वापस कन्वर्ट कर लो तो 16 टाइम्स ये बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई बन जाएगा। कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन ऑफ 2 पाई 0 होता है, ये 16 के बराबर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब एटलीस्ट जो Z2 की पावर जो 8 है वो कितना होगा? वो आपका होगा 6 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 8, और 1 प्लस आयोटा की पावर 8 को हमने 2 की पावर 4 ही प्रूव कर दिया। देखिए कितना अच्छा आ रहा है, Z2 की पावर 8 आपका कितना आ रहा है? ये 2 की पावर 4 बनेगा, ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 81 आ रहा है। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैंने बोला आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो चुके हैं। दूसरा तरीका बट थोड़ी सी सेटिंग है, दूसरे तरीके में थोड़ी सी सेटिंग है भाई। ये बहुत स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि इसका स्क्वायर करने में बड़ी अच्छी चीज आती है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करो तो आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, मतलब 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो बच्चा 2 आयोटा के बराबर है। ये हमेशा नहीं होता है, बट इस केस में एटलीस्ट ऐसा है। दोनों साइड में पावर 4 चढ़ा दो, तो दोनों साइड में पावर 4 चढ़ाओगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 8 जो हो जाएगा, 2 की पावर 4 16, आयोटा की पावर 4 1, जो कि हमने अदरवाइज भी निकाला था।
बट बात आप समझिए, यहीं पे अगर 1 प्लस आयोटा के बजाय 1 प्लस आयोटा रूट 3 होता तो ये सब तिकड़मबाजी नहीं काम करती। उस केस में जो आयलर फॉर्म में कन्वर्जन वाज द ओनली थिंग दैट कुड हैव वर्कड। तो भाई ये प्रोसेस तो हमें 100% आना ही चाहिए। चलो जी, हमने Z2 की पावर 8 हमने निकाल लिया। अब हमें Z1 की पावर 8 निकालना है। अब Z1 की पावर 8, अब वैसे तो बच्चों को दिख जाता है कि भाई अगर Z1 की पावर 8 भी अगर आप करते हो सर, एक थोड़ा-सा बात समझना, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये अब जैसे ये 1 प्लस आयोटा की पावर 8 हमने किया था, यहाँ पे हम 1 माइनस आयोटा की पावर 8 करेंगे। जैसे अब आप सोचिए ना, अब जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा फालतू का ना करें, Z1 की पावर 8 क्या होगा? इसका पावर में 8 किया तो यही डेटा मैं लिखूंगा। 6 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8 बच्चा मैं लिखूंगा। और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा था तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 8। यस और नो? और 1 माइनस आयोटा अगर यहाँ पे होता मैं क्या लिख सकता था? यहाँ पे -1 मान लो चढ़ा दिया। आपको याद है ना? e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था। e टू द पावर माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता था। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो जाता। माइनस वाला माइनस के करस्पॉन्डिंग हो जाता। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो जाता, यहाँ पे माइनस एक और आ जाता। मतलब फिर भी आंसर 16 ही आता। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम जाता। मतलब Z1 की पावर 8 है, वो भी 81 के बराबर है। Z2 की पावर 8 भी 81 के बराबर है। दोनों का सम आ गया 162। दोनों का सम कितना आ गया? 162। क्या ये इजी सवाल था? जवाब है नहीं। तो बेटा बट देखो, अगर आप चाहते हो कि आप जेई एग्जाम को क्लियर करो और इंडिया के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी एनआईटी टाइप की जगह पे अगर आप जाना चाहते हो और आप इस लेवल पे भी अगर मैथमेटिक्स को सीखने से आप कतरा रहे हो या फिर आपको इस लेवल पे मैथमेटिक्स सीखने में अगर गुरेज है, तो मतलब आपने गलत फील्ड अपने लिए चूज कर लिया। इस लेवल पे मैथमेटिक्स हमें 100% आनी चाहिए। अब इसको तुम टफ का नाम दो, इजी का नाम दो, मीडियम का नाम दो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट दिस इज व्हाट इट इज। एग्जाम का लेवल यही है। सारा बेटा मैं मानता हूं पेपर में 25 में से 5 क्वेश्चन इजी आता है, बट वो वही जो 5 क्वेश्चन बच्चा करके आ रहा है ना, वो कभी मतलब वो बस मेंस दिखाने को क्वालिफाई कर जाएगा। सर 1.5-2 लाख रैंक आगे एडवांस भी हम लिख सकते हैं, वो दिखाने को क्वालिफाई कर जाएगा। बट अब एक बात आप बताइएगा, जेई मेन 2026 में किसी बच्चे की मान लो 1.25 लाख रैंक है और किसी बच्चे की 10 लाख रैंक है। दोनों में केवल एक ही अंतर है। 1.25 लाख वाले को जेईई एडवांस लिखने का मौका मिला होगा, जिसको मोस्ट लाइकली नहीं क्लियर कर पाया होगा, और 10.25 लाख रैंक वाले को लिखने का मौका नहीं मिला होगा। बट आज के टाइम में यथा स्थिति देखोगे, कॉलेज किसी के पास नहीं है। तो सवाल ये नहीं उठता कि सर हम 10 लाख से 1.25 लाख पे आना चाहते हैं। हम 10 लाख से बेटा 10,000 के अंदर आना चाहते हैं। 1.25 लाख रैंक से भी हम 10,000 के अंदर आना चाहते हैं। और 10,000 के अंदर आने के लिए कुछ एक चीजें हमें ऐसी पता होनी चाहिए, कुछ एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम कंफर्टेबली सॉल्व कर पाए, जो कि मोस्टली बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है ना। और इसी विजन के साथ बेटा इस सीरीज को मैंने शुरू किया था। और मतलब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग को देख लेना, चीजों के डेप्थ को देख लेना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में मेरे से बेहतर कोई पढ़ा नहीं रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कतई मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता। ये इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई बंदा अच्छा टीचर कोई काम ही नहीं कर रहा। हर टीचर अच्छा काम कर रहा है, बट पॉइंट है कि मेरा भी काम आपको किसी के काम से 19 नहीं मिलेगा, और कमिटमेंट लेवल तो कतई 19 नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? हर टीचर अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। बट भाई मेरा जो 15-16 सालों का जो एक अनुभव है, और मैं खुद एक आईआईटी का ग्रेजुएट हूँ, तुम लोगों को पता है कि 2006 में मैंने जेईई का एग्जाम क्लियर किया था, 20 साल हो गए आज। तो वो अनुभव जो मैंने आप जैसे बच्चों से सीखा, जो मैंने खुद से सीखा, जो मैंने अपने जेईई टाइम में सीखा, उन सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको इन क्लासेस में देने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश अपनी जारी रहेगी, ठीक है ना? बट आप लोग अपना प्यार जो है चैनल के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देते रहिएगा, और वीडियो पे कमेंट एंड लाइक ज़रूर देना है। इस वाले सवाल को दोबारा देखते हैं। अब भाई ये सवाल आ गया, है ना?
सर क्या बड़ी बात है, ऊपर वाले को पोलर में कन्वर्ट कर दो, नीचे ऑलरेडी पोलर है, डिवाइड कर देंगे, बहुत ही आसान है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आप उसमें गलती मत करना। अब भाई फिर से मॉडुलस आर्गुमेंट में गलती हो रही है तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है फिर तो। बहुत डिटेल में मॉडुलस इसका होगा √2 के बराबर। किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। और अगर अल्फा लिखोगे तो दोनों 1 1 है, पाई बाई 4 अल्फा आएगा। बट इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब √2 टाइम्स e टू द पावर 3 पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है। डाल दो सर, क्या बड़ी बात है। √2 टाइम e टू द पावर आयोटा टाइम्स 3 पाई बाई 4, नीचे क्या लिखा है वो तो डायरेक्ट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एग्जाम में हमेशा केयरफुल रहना, पहला यहाँ पे अगर निगेटिव होता तो हमें e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लिखना होता। दूसरा क्या केयरफुल रहना है, पहला cos होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए। तीसरा क्या केयरफुल रहना है, दोनों का एंगल सेम है तभी आइलर्स आइडेंटिटी। ये बकवास मार देना, ये cos ऑफ पाई बाई 4 लिखा है, ये साइन ऑफ पाई बाई 6 लिखा है, फिर आइलर्स आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तीन ही चीजें टोटल हो सकती है। यहाँ पे खैर कोई भी लफड़ा नहीं है, तो आयोटा पाई बाई 3 आ गया। ये भाई साहब e टू द पावर आयोटा, ये लिखा है 135 और ये लिखा है 60। 135 में अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 डिग्री बचेगा। 75 क्या होता है? 5 पाई बाई 12 होता है। अच्छा, इसका अब मैं r लिखना भूल गया, इसका √2 था। इस वाले का तो भाई r1 के बराबर था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर विल बी √2 टाइम्स cos ऑफ 75 प्लस आयोटा sin 75। ए वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ो। तो बेटा ऐसा नहीं कि ये आइलर्स आइडेंटिटी जिनको आती है उनको एग्जाम में डिसएडवांटेज है, हमेशा से टफ और भयानक सवाल भी आएगा। बट बात ये जिनको नहीं आता था, मान लो आइलर्स अच्छे से, या जिनको बेसिक नहीं क्लियर था, वो इस सवाल को कैसे करते? गुणा भाग करते। सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर देते, क्या बड़ी बात है। अच्छा जी, और जब डिवीजन करते तो डिवीजन में 75 डिग्री का टर्म आता। अब उसके लिए तुम्हें cos 75 √3 माइनस 1/2 cos 75 √3 माइनस 1/2 √2 और sin ऑफ 75 √3 प्लस 1/2 √2, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और भाई जिसको आइलर्स नहीं आ रहा है उसको खाक 75 डिग्री याद रहेगा, या फिर खाक वो इतने अच्छे लेवल का कैलकुलेशन कर पाएगा, या फिर अगर वो कर ले जाएगा तो क्या वो 3 मिनट और 4 मिनट में कर पाएगा? वो भाई 10 मिनट लगाएगा, मे बी आंसर भी आ जाएगा। बट वही बात है, इसके चक्कर में जानकारी अपनी पूरी थी नहीं, तैयारी अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, और उसके चक्कर में हम एक सवाल 10 मिनट में लगा के खुश हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि एक सवाल 10 मिनट में अगर हम लगा रहे हैं, आंसर सही भी आ रहा है तो हमारा स्कोर क्या आने वाला है। ठीक है? इसी वजह से बोलता हूँ बेटा कि अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया है भाई। अच्छा यहाँ पे वैसे ही किया है, गुणा भाग किया है, बट ठीक है, सब करने की जरूरत नहीं है। और बेहतरीन सवाल तुम ले लो, बहुत बेहतरीन। इसमें बच्चा मतलब मुझे अच्छी तरीके से बच्चा गलत करता ही करता है। अब बताओ फिर से गुणा भाग करोगे? बट यही जो इस लेवल का आप पूरे जेईई मेंस के पेपर में इस लेवल का, मतलब कॉम्प्लेक्स का नहीं, इस लेवल का 5 क्वेश्चन आप लगा के चले आओ, बाकी जो 6-7 इजी वाले मीडियम वाले वो लगा के चले आओ, भाई 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इजी से मीडियम रेंज में होगा। ये थोड़ा सा मीडियम से प्लस है, थोड़ा सा मैं टफ भी बोल सकते हो। तो मतलब अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन करीब करीब आप ऐसे अटेम्प्ट करके चले आओ, तो भाई तुम्हारी 99 परसेंटाइल क्यों नहीं आ रही है? 100% आने वाली, ये बात तुम्हें भी पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इस सवाल को देखते हैं। सर आइलस अगर दिख जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल बेटा सही बात है, मजा आ जाए। बट क्या दिख रहा है? एक तो पहली बात cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होना चाहिए। यहाँ पे भी आयोटा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे भी आयोटा हमें डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, डिस्टर्ब तो बहुत बुरी तरीके से कर रहा है भाई साहब, ये डिस्टर्बेंस हमें नहीं चाहिए। और डायरेक्ट आइलर दिख भी नहीं रहा है। अब गुणा भाग भाई पावर 3 है, मतलब कहीं ना कहीं आइलर में अल्टीमेटली आपको जाना तो पड़ेगा। तो क्या किया जाए सर इसमें? अब बताओ भाई, एक सामने 1 भी लिखा हुआ है, ये भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक बेटा छोटी सी मैं बात बोलता हूँ यार, डिस्टरबेंस तो चलो जगह जगह पे, डिस्टरबेंस तो जगह जगह पे, यस और नो। बट हम ये चाहते हैं कि अ, ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा किसी हिसाब से मैनेज हो जाए। और एक बड़ी अच्छी सी चीज हमें यहाँ पे दिखने लगी। सर अभी फिलहाल आयलर तो कहीं से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। पहली बात तो ये 1 का प्रेजेंस है, और cos थीटा के साथ आयोटा यहाँ पे, बट
और यहाँ पे cos थीटा के साथ माइनस आयोटा। 1 का प्रेजेंस तो सर कतई नहीं दिख रहा है, बट एक चीज आपको दिख रही है, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये भी बेटा कुछ कुछ रियल पार्ट है, हाँ या ना? आयोटा के साथ जो लिखा है इमेजिनरी पार्ट है, माइनस आयोटा के साथ जो लिखा है जो इमेजिनरी पार्ट है। सर ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड किया जा रहा है, हाँ या ना? भाई अगर न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर था, तो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली z बार तो लिखा है। सॉल्व करने के पहले यही सब काम कुछ करके देख लेते। तो हमने बोला कि न्यूमरेटर वाले को बेटा अगर हमने, अब किसी डॉक्टर ने थोड़ी ना बोला है कि आयल तुम्हें लगाना है, भाई हमारा टारगेट है सवाल को फाइनल सॉल्व करना। जरूरत तुम्हारी पड़ेगी तो हम उपयोग करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी हम भाई अपने हिसाब से करेंगे। तो एक बात तो हमें दिख गई कि ये z अपॉन z बार का होल क्यूब तो पक्का लिखा हुआ है। अब सर ये z बार को किसी हिसाब से अगर गायब कर दे तो भी अपनी कहानी बन जाए। z बार को अगर हम किसी हिसाब से गायब कर दे तो भी अपनी कहानी बन जाए। अच्छा कैसे गायब करें सर? एक बात बता बेटा, z अपॉन z बार का होल क्यूब हमें करना था। एक z अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक z अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो सर आपका निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका निश्चित तौर पे z स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। z स्क्वायर का क्यूब आपका z की पावर 6 हो जाएगा, हाँ या ना? भाई अब क्यूब को मैं डिस्ट्रीब्यूट करो और नीचे z इंटू जेड बार, सर हमेशा मॉड z स्क्वायर के ही बराबर होता है। z इंटू जेड बार हमेशा किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ z स्क्वायर के ही बराबर होता है। तो ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा है, तो नीचे मॉड ऑफ z की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा बाय द वे हमने z किसको माना है? इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z मान लिया है। अब एक बात समझना, ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9, चलो 2 पाई बाई 9, वैसे पाई बाई 9 20 होता है, 40 डिग्री लिखा है, बट अभी फिलहाल मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूं। ये लिखा है प्लस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई बाई 9, यही ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। इसका यार कुछ ना कुछ मॉडुलस होगा भाई, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ ना कुछ मॉडुलस होता है, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होता है, बात तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल कंफर्म है। तो यार इसका मॉडुलस मान लो, अभी मैं निकाल भी नहीं रहा हूं, इसका मॉडुलस मान लो आर के बराबर था, आर्गुमेंट मान लो थीटा था, थीटा हमें नहीं पता, तो r टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसको हमेशा ही लिखा जा, भाई ये तो बात हुई थी ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा आयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब फिलहाल r इसका मॉडुलस है, थीटा आर्गुमेंट है, थीटा आर्गुमेंट हमें नहीं पता, वो हम निकालेंगे। बट एक बात बताओ बेटा, मान लो अगर मैं z वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी हिसाब से मैं आयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और z की जगह मैं लिख दूं r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, पावर में 6 है, नीचे देखो मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z की जगह हम r लिख सकते हैं, r की पावर 6 लिखा है, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर e टू द पावर आयोटा 6 थीटा होगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? वो होगा cos ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा होगा। मॉडुलस हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। यानी ले दे के सवाल किस पे आ गया सर? इसका आप आर्गुमेंट निकाल के दिखा दो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सर आप इसका आर्गुमेंट निकाल के दिखा दो, बाकी कुछ नहीं करना है। आयलर्स फॉर्म हम यूज कर चुके हैं बेटा, आयलर्स फॉर्म हमने यहीं पे यूज कर लिया था भाई। हमने बोला इसका जो भी आर्गुमेंट होगा, जो भी मॉडुलस होगा, आयलर फॉर्म में लिखा, हमने बोला मॉडुलस से कोई मतलब नहीं, आर्गुमेंट से मतलब है। अगर ये डायरेक्ट प्यारा सा लिखा होता cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब तो हम बोल देते हैं कि भाई आर्गुमेंट थीटा ही होगा। लिखा होता cos ऑफ 40 डिग्री प्लस आयोटा साइन 40 डिग्री, तो मैं बोल देता आर्गुमेंट 40 डिग्री होगा। बट ये प्यारा सा कतई नहीं लिखा है, आर्गुमेंट का बेसिक लगा दो। किस क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है? पहले क्वाड्रेंट का है। सर कैसे पता? पाई बाई 9 40 डिग्री है, cos 40 भी पॉजिटिव होगा, साइन 40 भी पॉजिटिव होगा। और पहले क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको बाय द वे हम लोग यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं, वो अल्फा के ही बराबर होता है। और आपका tan अल्फा क्या होता था? मॉड ऑफ y अपॉन x। मॉड ऑफ y अपॉन x, यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, tan अल्फा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ
2π/9। समझे ना, ये बात सबको समझ में आती है। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन हमें दिख रहा है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का ये तो सर हमें अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा है कि सर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें देखो बेटा, बेसिक मैंने बोला ना बहुत बेहतरीन सवाल है। बेसिक क्या लगता है, उस बेसिक को मैं आपको समझाता हूँ। इस वाली स्लाइड में जगह नहीं, मैं एक दूसरी स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला एक बात बता बेटा, अगर ऐसा लिखा है cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्री में तरीका क्या होता था, या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान बनाता हूँ। मैंने बोला अगर मान लो कहीं पे लिखा है cos ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2x लिखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो यार 11वीं बोर्ड का सवाल आ गया, और सही बोल रहे हो तुम लोग। cos ऑफ 2x की जगह तुम लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2, और सॉरी cos स्क्वायर x, अरे यार क्या लिखोगे, उसकी जगह तुम लिखोगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखोगे। 1 प्लस साइन 2x की जगह क्या लिखोगे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। आप रिकॉल करो, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर कितना होता था, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 साइन x इंटू cos x साइन ऑफ 2x हो जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो, एक इसका फैक्टर बनेगा cos माइनस साइन, एक cos प्लस साइन बनेगा। cos प्लस साइन कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा cos माइनस साइन, और नीचे बेटा क्या होगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा cos x प्लस साइन x बचेगा, हाँ या ना। ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये किसका आइडेंटिटी होता है, ये tan ऑफ 45 माइनस एक्स का आइडेंटिटी होता है। यस और नो। ट्रिग्नोमेट्री में देखो इससे कहीं ज्यादा डेप्थ हम लोगों ने मेंटेन किया था, इससे कहीं ज्यादा डेप्थ हम लोगों ने मेंटेन किया। तो ये भाई साहब बन गया tan 45 माइनस एक्स, tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। मतलब यहाँ पे अगर 2x एंगल होता तो आंसर आता 45 में से 2x का आधा x हटा दो। 45 में से tan में अगर लिखना है तो tan ऑफ 45 में से 2x का आधा लिख दो। अब देखो बेटा वही चीज यहाँ पे लिखी थी, कहाँ गया सवाल यार, वही चीज यहाँ लिखी थी, 2 पाई cos ऑफ cos 2 थीटा है 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। cos ऑफ 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा, आंसर क्या आता था tan ऑफ 45 माइनस एक्स। तो इस वाले प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan ऑफ 45 माइनस एक्स। एक्स क्या है, इसका आधा, इसका आधा। ये लिखा है बेटा 2π/9, 2π/9 का आधा क्या होगा, π/9। 180 अपॉन 9 क्या होता है, 20 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 20 डिग्री, मतलब ये tan ऑफ कितना आ रहा है, 25 डिग्री आ रहा है। समझे, tan ऑफ अल्फा tan 25 के बराबर, अल्फा हो गया 25 डिग्री। अल्फा क्या हो गया 25 डिग्री, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है एक्चुअल में 25 डिग्री के बराबर है। इसका आर्गुमेंट क्या है, 25 डिग्री के बराबर है, 25 डिग्री के बराबर है आंसर, जबकि ये था। तो आंसर क्या होगा, cos ऑफ 6 इंटू 25 150 प्लस आयोटा 6 इंटू 25 150, cos ऑफ 150 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, cos नेगेटिव होगा साइन पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव cos 30 जो कि नेगेटिव √3 अपॉन 2 हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव साइन 30 हाफ हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ये तो गलत है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना, ये यहाँ पे देखते हैं, ये वाला आंसर सही लिखा है। माइनस आपको अगर अंदर लेके जाते हैं आयोटा अपॉन 2 बनता है, माइनस आपको अंदर लेके जाते हैं माइनस √3/2 बनता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बेटा अब मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड प्रॉब्लम इन एवरी रिगार्ड, एक्सट्रीमली गुड प्रॉब्लम, नो डाउट्स अबाउट दैट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लग रहा है, आइलर्स फॉर्म भी लग रहा है, डिमायर्स थ्योरम भी लग रहा है, उसके अलावा आर्गुमेंट निकालने में भी पसीने छूट रहे हैं। यस और नो, मतलब अब देखो इसके ज्यादा मुश्किल भाई, इसके बियॉन्ड और इससे मुश्किल एक्चुअल में कुछ बनाना थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल टाइप का काम है कि बोलो सर अब इससे मुश्किल क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि हर चीज में मुश्किल मुश्किल बढ़ाते चले जाओ, और क्या बना सकते हैं। तो फिर भी बच्चा यहां तक कि अगर क्लास में अगर देखा जाए
तो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत की और लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत में हम लोगों ने बेटा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ढंग से कवर की। हालांकि उसका प्रूफ वगैरह हम लोगों ने कुछ भी अभी तक नहीं किया था। अब चाहे तो हम प्रूफ कर भी सकते हैं। अब एक बात आप समझिएगा और उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भाई आयलर्स फॉर्म क्या होता है। अब जो हमने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज कराई थी, आज की क्लास में कराई, उसको आयलर फॉर्म से कनेक्ट मारते हैं और इसके साथ आज की क्लास अपनी समराइज होती है। कैसे? मैंने बोला अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 2। अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं Z1 Z2 का गुणा कितना होगा? R1 R2 का गुणा, R1 R2 बाहर आ जाएगा, ई का सेम पावर मल्टीप्लाई होकर ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। यस और नो? मैं बोलूं Z1 Z2 को बेटा डिवाइड करने पे कितना आएगा? इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका बनेगा R1 अपॉन R2। अब इसको इसको डिवाइड करोगे पावर घट जाएगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जाएगा। अब बच्चा एक बात आप ध्यान दे के आप सोचिए, Z1 Z2 was a complex number which is nothing but the product of two complex numbers। ये जो आगे नंबर आता है यही तो मॉडुलस होता था और ये जो ऊपर नंबर आता है यही तो आर्गुमेंट होता था। आयलर फॉर्म यही सिखाता है ना, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, r जो चीज है वो मॉडुलस है और थीटा आर्गुमेंट है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, आप बोलोगे R1 R2 है, जो कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के बराबर है। मैं बोलूं जो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या, आप बोलोगे सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, जो कि आयोटा का कोएफिशिएंट होता है। मैं बोलूं Z1 अपॉन Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, आप बोलोगे जो आगे वाला कोएफिशिएंट है, आप बोलोगे सर ये R1 अपॉन R2 है। मैं बोलूं जो Z1 अपॉन Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है, आप बोलोगे सर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर है। ऐसे में Z1 की पावर n भी निकाल सकता था। ऐसा होगा। तो आज की क्लास में बेहतरीनियत इस आधार पे दिलाई है और यदि बेटा आप आज की क्लास को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर सीख के अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने के पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था। ये टॉपिक भारत में 100 में से 99 बच्चों को डराता है, कोई डाउट नहीं है। क्या फालतू में डराता है? मैंने बोला नहीं, फालतू में नहीं डराता, इसमें दम है, बिल्कुल फालतू में नहीं डराता। फिर हमने एक मुहिम, एक चैलेंज हम लोगों ने क्या लिया था कि इस टॉपिक को हम इस लेवल पे पढ़ेंगे और इसको हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि इस टॉपिक का डर हमें खत्म करना है। क्योंकि जो बंदा डट के कॉम्प्लेक्स नंबर का मुकाबला कर सकता है, जो इस लेवल पे सोचता है कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल को जो लगाने की हिम्मत रखता है, वो मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़ने या सॉल्व करने के पहले उसका जो पेन है ना, कभी कांपेगा नहीं, कॉन्फिडेंस होके पेन को वो चलाएगा। तो वंस अगेन आई होप कि आप सभी लोगों ने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को बंद करना। बाकी जो हम अगले वाले लेक्चर में हम लोग बेटा मुलाकात करेंगे तो एक सबसे इजी स्कोरिंग टॉपिक है। भाई कॉम्प्लेक्स बहुत मुश्किल है, मैं मान भी गया, बट ये बेटा सबसे इजी स्कोरिंग एरिया है। तो ये जो इजी स्कोरिंग एरिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम लोग कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो एक बहुत टफ स्कोरिंग एरिया होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हम लोग बच्चा लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। सब लोग चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो पे लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे मोटिवेट करना, जिससे कि इस इजी स्कोरिंग एरिया और जो एक बहुत टफ स्कोरिंग एरिया अगले लेक्चर में आने वाला है, उसको मैं पूरे जोश और उत्साह के साथ आपके सामने मैं डिलीवर कर पाऊँ। सो थैंक यू बच्चों, आप सभी लोगों का समर्थन के लिए, आप सभी लोगों का प्यार के लिए। इसी तरीके से अपना समर्थन, अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा। थैंक यू।